नमस्कार, मैं आने कारण हाजिर हूँ विशेष चर्चा में एक खास मुद्दे के साथ। केंद्र सरकार ने 27 पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों पर पाबंदी का मई में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर साझेदारी से 45 दिनों में सलाह मांगी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वालों ने जहां सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, वहीं पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे 40% इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, उस पर बुरा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि खुद केंद्र की जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री है, उसने भी इसका विरोध किया है। किसान संगठन भी कीटनाशकों पर पाबंदी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इन सस्ते कीटनाशकों पर रोक लगी तो किसानों को इनके विकल्प पर 3 से 5 गुना तक ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका फ़ायदा मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा। क्या है इस पूरे विवाद की असलियत? किसकी दलील में कितना है दम? केमिकल कीटनाशकों का क्या है विकल्प? इन्हीं सब का जवाब तलाशेंगे आज की इस विशेष चर्चा में। आखिर कीटनाशकों की पाबंदी पर विवाद क्यों है? तो कीटनाशकों की पाबंदी पर विवाद क्यों, इस पर और ज़्यादा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, एक पैनल है और कुछ किसानों से भी हमने बातचीत की है। ये सब आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक व प्रमुख एग्रीकल्चर केमिकल्स डिवीज़न की हैं ICAR से। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कविता कुरुगंती जी, जो कि संयोजक हैं आशा की और फार्म एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत कुमार, जो कि चेयरमैन हैं क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जो टेक्निकल कमिटी है उसके चेयरमैन। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगी। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले जो एक प्रमुख स्टेक होल्डर है, किसान, जिनके ऊपर इन पेस्टिसाइड्स का जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, जिन पर असर होता है, कितनी ही हमने केसेस देखे जहां पेस्टिसाइड्स इन्हेलेशन की वजह से कितनी सारी समस्याएं, कई जगह डेथ्स भी हुई। उनका क्या मानना है? क्या है बुनियादी स्तर पर दिक्कतें जो वो फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? आइए सुनते हैं। ये 27 कीटनाशक हमारी विभिन्न फसलों में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम दामों पर हमें उपलब्ध होते हैं और जिनका नियंत्रण फसलों पर बहुत ही प्रभावी है। तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो आप वैकल्पिक अगर व्यवस्था जो कर रहे हैं, जो कीटनाशक लेके आए, वो कम दामों पर किसानों को उपलब्ध हो और बेहतर ढंग से जिनका प्रभावी नियंत्रण फसलों पर हो। बायो के नाम पर जो कीटनाशक बाज़ारों में उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो पूरे रासायनिक है और रासायनिक के नाम पर ही बायो बेचा जा रहा है। हमारी मांग है कि इस तरह की दवाइयों को बंद किया जाए और कुदरती खेती जो है उसको शुरू किया जाए, जिसके साथ जो कुदरत का और मनुष्य का भला हो सके और जो उपज है, उपज में कम से कम जो है दाम किसानों की लागत आ सके। जी, तो सबसे पहले कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमने सुना इन किसानों को, जो मोटे मोटे तौर पर जो बात सामने आ रही है कि जो फील्ड में जिस तरह की जागरूकता, जानकारी होनी चाहिए, वो किसानों को नहीं मिलती। जो कई किसान का मानना है, जैसे कि हमने सुना कि बायो के नाम से कुछ पेस्टिसाइड्स बिक रहे हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के हिसाब से उस पर लिखा होता है, जो लेबलिंग है, और उससे वो भ्रमित हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो ये 27 कीटनाशक हैं, उन पर अगर पाबंदी लगेगी तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन उन्हें ज़रूर से कोई विकल्प चाहिए, क्योंकि जिस खेती को आदत पड़ गई है पेस्टिसाइड्स की, एकदम से एक झटके में अगर वो खत्म हो जाएगा तो उनकी उत्पादकता पर बुरा असर पड़ेगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि इस देश के किसान संगठन तो इस सरकार के प्रपोजल को वेलकम कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी भारतीय किसान यूनियन का और ऑल इंडिया किसान सभा का ये स्टेटमेंट्स आ गए हैं। और जो किसान आज के दिन कंसर्न्ड है कि उनको शायद विकल्प नहीं मिलेंगे, उनको आश्वासन देना चाहेंगे कि विकल्प है। बिना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का खेती करने के कई सारे विकल्प है और वो प्रकृति में ही मुफ्त में मिलने वाले चीज है।
आपका खर्च भी बिल्कुल घट जाएगा। आज के दिन जितना खर्च कर रहे हैं विकल्प में, उतना भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे तकनीक है जो आपके कंट्रोल में रहेंगे, कहीं जाके कुछ डब्बे में खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात है, ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं होंगे। ऐसा एक माहौल में आप कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं जो प्रकृति के साथ साथ जा सकते हैं। तो इसमें किसानों को डरने की कोई बात नहीं है। जी। और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में हमने लाखों एकड़ में ऐसा खेती जो NPM से शुरू होता है, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, वो करते हुए किसानों को हमने देखा है अलग अलग फसलों में, और उपज और उत्पादकता नहीं घटती है। इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। हमारे साथ क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजीत। डॉक्टर अजीत, जब ये ड्राफ्ट ऑर्डर आया है 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए, इस पर फीडबैक लेने की बात हो रही है, तो जहां जो किसान संगठन है, जो किसान हैं, वो सब एक तरह से मोटे तौर पर इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि इससे पहली बात किसानों को ही लागत पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनको जो अभी सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं वो नहीं मिल पाएंगी, आगे चलकर इंपोर्ट होंगी तो जो उनका भाव ज़्यादा होगा। और दूसरा जो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, कोविड टाइम पर खासतौर से एक्सपोर्ट मार्केट जो है उस पर बहुत बड़ा उस पर एक झटका लगेगा। इस पर आपकी क्या राय है? किस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं? क्योंकि देखने पर तो सीधे तौर पर जो ये 27 पेस्टिसाइड्स हैं वो बेहद खतरनाक हैं, और जो हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इनका स्मॉल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उन सब में ये कहीं ना कहीं लिखा है काफियों में कि विकल्प उपलब्ध है, मगर इनको लेकर डेटा ठीक से इंडस्ट्री की तरफ से नहीं मिला। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं विज्ञान की ही बात कर सकता हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने से की हुई बातों पर विश्वास करता हूँ। जहाँ तक ये 27 पेस्टिसाइड्स के बैन का सवाल है, उसमें सवाल ये नहीं है कि वो बैन कर दिए गए। देखिए, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, दुनिया भर में एक सिस्टम है उनको रिव्यू करने का। हमारे भारत सरकार में भी अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इसका प्रोविज़न है रिव्यू करने का, और उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके तहत बहुत सी पेस्टिसाइड्स बैन हुई है, और पेस्टिसाइड्स आती हैं, पेस्टिसाइड्स बैन भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये जो रिव्यू प्रोसेस है, इनको देखने का प्रोसेस है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो हो, कंट्री का जो लॉ है वो फॉलो हो, और उसके तहत कोई डिसीजन लिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आता हूं आज के कंटेक्स्ट पर। ये जो 27 पेस्टिसाइड्स का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसे ड्राफ्ट ऑर्डर कह रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगी 3-4 बातें बड़ी साफ लिखी हुई हैं। इस ऑर्डर की चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्सपर्ट कमेटी, जिसको हम डॉक्टर अनुपम वर्मा कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस 27 पेस्टिसाइड्स को कंटिन्यू करने का प्रोविजन रखा था। उन्होंने बैन करने के लिए इसको नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये पेस्टिसाइड्स चालू रहेंगे, कुछ स्टडीज की गैप्स हैं, वो स्टडी कराई जाए, करा के फिर से इसकी स्टडीज की समीक्षा की जाए। ये जो है बैन ऑर्डर में लिखा हुआ है जी। उन्होंने कभी नहीं कहा ये पेस्टिसाइड्स का बैन होना चाहिए। अब हुआ क्या कि जैसा कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट का प्रोविजन है, ये रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन, इट हैज टू बी रेफर्ड टू द रजिस्ट्रेशन कमेटी फॉर देयर रिकमेंडेशन। इस मामले को रजिस्ट्रेशन कमेटी को रेफर किया गया। रजिस्ट्रेशन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेज दी, और उसके बाद से क्या हुआ इंडस्ट्री में किसी को कुछ भी पता नहीं। अचानक क्या होता है, ये हमारी सब बातें चल रही हैं, हमारी कई मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारी सरकार से बात चल रही है, हमारी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में बात चल रही है, आए दिन चर्चा होती है। इसके बाद कुछ भी बात ऐसी नहीं थी ये प्रोडक्ट्स को बैन करने का कुछ मंशा बनाया जा रहा है। अचानक ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, और उस
अचानक उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में एक और ऑर्डर का जिक्र होता है कि ऑर्डर डेटेड 14 अक्टूबर 2016 के द्वारा रजिस्ट्रेशन कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। वो मुझे अब भी पता चला, 14 मई को जब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया तो पता चला कोई ऑर्डर था। हमने आरटीआई फाइल किया, उसका जवाब आया कौन सा ऑर्डर है। वो ऑर्डर जो है CIB एंड RC को, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी को वो ऑर्डर दिया गया था। इंडस्ट्री में तो मैडम किसी को पता नहीं है जी कि कौन सी स्टडी होनी है, क्या स्टडी होनी है। तो अगर आप बताएंगी कि भाई इसमें ये स्टडी होना है, इंडस्ट्री को कोई परेशानी नहीं वो स्टडी कराने में। आपने जी इस पर हम सीधे रिएक्शन लेते हैं। जो आपकी जो प्रमुख बात है कि इंडस्ट्री को पता नहीं चला कि इस तरह का ऑर्डर है, उसमें क्या मांग है आपकी, बेसिकली ये जो शिकायत है इसको हम एड्रेस करते हैं। डॉक्टर अनुपमा सिंह हमारे साथ हैं, ICAR की केमिकल एग्रीकल्चरल डिवीजन की जो हेड हैं। अनुपमा जी, डॉक्टर अजीत का कहना है कि इंडस्ट्री को कंसल्टेशन में नहीं रखा गया, उनको पता नहीं चला कि इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो पास हुआ है मई में। वो अचानक इस तरह का ऑर्डर उनके सामने आ जाता है। क्या आप इस इत्तेफाक रखते हैं? अनिका जी, आकस्मिक था। अनिका जी, thank you for giving me the opportunity to be a part of this panel. और मेरा ये कहना है कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, डॉक्टर अजीत कुमार जी के ने जो अपना कंसर्न रखा कि इंडस्ट्री को पता नहीं चला, आई थिंक इसके लिए मैं बड़े हम्बल तरीके से निवेदन कर रही हूँ। मैं उसके लिए ICAR के प्रतिनिधि के तौर पर बिल्कुल उपयुक्त नहीं हूँ कि मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या इंडस्ट्री को पूछा गया या नहीं पूछा गया। इसके लिए यदि आपको प्रश्न पूछना होगा, अगर इस संदर्भ में आगे और क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए, आई थिंक उसके लिए जैसे अभी डॉक्टर अजीत कुमार जी ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, जो कि एक बहुत हमारी कंट्री की एक रेगुलेटरी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे ये प्रश्न पूछना आई थिंक ज्यादा उपयुक्त रहेगा। किंतु जैसा डॉक्टर अजीत कुमार जी बता रहे हैं और जो हम लोगों ने भी लेकिन उन्हीं की बात में ही जो है कि अगर नोटिफिकेशन में ये देखा जाए तो जो ज्यादातर पेस्टिसाइड्स के केस में जो रिकमेंडेशंस या जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं अनुपम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को रेफर करते हुए, वो यही है कि डेटा, इट इज रिगार्डिंग डेटा जनरेशन एंड बिकॉज इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर री रजिस्ट्रेशन, और उसके अभाव की एक बात कही गई है जिसके संदर्भ में आई थिंक इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं उनका जो कंसर्न है कि उनको पता नहीं गया। तो अब ये गैप है, आई थिंक इस गैप के बारे में अब ये तो हमारी जो गवर्नमेंट है, मुझे जहाँ तक मेरी जो लिमिटेड जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट भी, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसमें कुछ विचार तो कर रही है। और अगर डेटा ही एक ऐसा इशू है पर्टिकुलरली उन पेस्टिसाइड्स के लिए जो कि ग्रीन या ब्लू श्रेणी में आते हैं और जो कि एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन और पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसका हमें एक सिंपली एक सेल्फ रिलायंट कंट्री से एक्सपोर्टर बेसिकली प्रोड्यूसिंग कंट्री में एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करने में इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोड्यूस काफी बड़ा योगदान रहा है। तो पर्टिकुलरली उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको बैन करने का कुछ नहीं रखा गया है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कार्बेंडाजिम, बेविस्टिन है, या आप कहें मैंकोजब है, ये ग्रीन और ज्यादा से ज्यादा चलिए कार्बेंडाजिम को हम एक कह देते हैं कि ब्लू श्रेणी में है, लेकिन अभी अगर हम कहें उसका LD50 जो है वो मोर देन 10,000 यूनिट्स के हिसाब से है, तो अगर ये है तो वो ग्रीन श्रेणी में आता है। तो उसके ग्रीन का मतलब है सेफ। ये हमारी कही हुई टर्म्स नहीं है, ये जो भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा स्थापित की गई जो 5 श्रेणियां हैं उनके तहत है। तो मेरा कहना है कि जो सेफ मॉलिक्यूल्स हैं, खास तौर पे उनकी तरफ से हम तो वैज्ञानिक हैं,
हम उसी के तरीके से बात करेंगे। हमें कोई नहीं है कि उन 27 के 27 को रखा जाए या ना रखा जाए। क्या हमारे पास उसके विकल्प हैं? अगर विकल्प है तो विकल्प क्या है? विकल्प का क्या मतलब है कि एक तो उनका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो उनका काम करने का तरीका है, पेस्ट तक पहुंचने का तरीका है, उसको मारने का तरीका है या उसको मैनेज करने का तरीका है, वो या तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और साथ के साथ फिर उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी कि उसके जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है, क्या उसके सेम है? तो हमारे ये कुछ एक मुझे लगता है गहन चिंता और चर्चा के विषय हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स दे मस्ट बी डूइंग अ लॉट ऑन दैट, बट ऑब्वियसली किसानों का हित सर्वोपरि है, तो उसके चलते इस संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। कविता जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी कि जो इंडस्ट्री है उनका कहना है कि एक झटके के तौर पर उनके सामने आया इस तरह का ड्राफ्ट ऑर्डर। आप इसमें क्या समझती हैं कि जो इतने दिनों से 2014 से पहले जब ये अनुपम वर्मा कमेटी के बाद 66 पेस्टिसाइड्स में से कुछ 27 पेस्टिसाइड्स जो सबसे ज़्यादा घातक हैं उनको इस लिस्ट में डाला गया, और जहाँ तक मैं पढ़ सकती हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगी, क्लोरीपायरिफॉस जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मेलेथियन और क्लोरीपायरिफॉस की इस्तेमाल हो रहा है, जो हम सब जानते हैं देश भर में टिड्डियों का अटैक है, एटलीस्ट उत्तर भारत में। तो इसको बोला गया है कि ये उत्पाद ऑर्गेनोफॉस्फेट है और न्यूरोटॉक्सिक है, और इसे अमेरिका तथा यूरोपीय संघ में घरेलू उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है, और इसमें ये जो 31 देशों में प्रतिबंधित है। तो अब ये बताएं कि जो इस तरह के ऐसे 27 के साथ तमाम तरह के इसी तरीके के डिस्क्रिप्शंस इनके साथ साथ लगे हुए हैं, जिसमें कईयों में ये बोला गया कि इसका विकल्प उपलब्ध है, लेकिन क्या कारण है कि जब ये घातक हैं इतने, दूसरे देशों में आमतौर पर मोटे तौर पर ये प्रतिबंधित हैं, फिर ये हमारे देश में क्यों इनका इस्तेमाल हो रहा है? इस पर आपसे प्रतिक्रिया। अनिका जी, मैं पहले डॉक्टर अनुपमा ने जो कहा है थोड़ा काउंटर करना चाहूंगी। पहली बात है, जो कलर कोडिंग को बता के ग्रीन, येलो, रेड की बात कर रहे हैं, वो एक्यूट टॉक्सिसिटी है। अगर वो कह रहे हैं किसी और पेस्टिसाइड को क्योंकि वो ग्रीन है वो सेफ है, देन इट इज एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक। एक ICAR साइंटिस्ट टॉक्सिसिटी को सिर्फ एक्यूट टॉक्सिसिटी के नजरिया से ही देखेंगी, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वो पहली बात है। दूसरी बात है, जब विकल्प की बात करते हैं, आप सिर्फ मोड ऑफ एक्शन और एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से रिप्लेस करने की बात ही करेंगे, देन इट शोज दैट आज के दिन जो पेस्ट मैनेजमेंट साइंस है, जो मॉलिक्यूल बेस्ड नहीं है, जो पूरा इकोसिस्टम को मैनेज करने का एक तरीका होता है, एक अलग पैराडाइम होता है, मुझे लगता है हम आवर साइंटिस्ट हैव नॉट कॉट अप with that pest management science। और तीसरी बात, जहां तक अजीत जी की बात आती है कि एक ऑर्डर के बारे में इनके पास जानकारी नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, that may be so, कि उनको एक ऑर्डर के बारे में शायद पता नहीं चला, मगर जो डेटा की मांग इस देश में रखी जा रही है अलग अलग रिव्यू कमिटीज के द्वारा, ये पहली बार नहीं है। ये 27 पेस्टिसाइड्स में 17 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो इंडिया में पूरा असेसमेंट के बगैर उनको रजिस्टर किया गया था। जब इस देश में इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 का एनफोर्समेंट 72 में शुरू हुआ था, उस टाइम तक 71 पेस्टिसाइड्स वर ऑलरेडी इन यूज और दे वर कॉल्ड डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। उनको माना गया था कि अब इनको हम ये मान के चलेंगे कि दे आर रजिस्टर्ड without any biosafety assessment and efficacy assessment that had taken place in India। ये 27 में 17 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जिनका बिफोर रजिस्ट्रेशन पूरा डेटा जनरेशन नहीं हुआ था। ओवर द इयर्स इंडस्ट्री इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन टू प्रोवाइड दैट डेटा, और ये RB सिंह कमिटी 1991, CD Mai committee 2005 and Anupam Verma committee। So there are multiple review committees that have been asking the industry for this data। So don't tell us कि ये अचानक से आया है, वो गलत बात है। जी डॉक्टर अनुपमा जी, ये
इसको एड्रेस करें कि इनका जो बोल रहे हैं कि 27 में से जो 17 हैं वो डीम टू बी रजिस्टर्ड कैटेगरी में चले गए। आखिर जैसे हमने किसानों को भी बोलते सुना कि उनको मोटे तौर पर अपना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना है, उनको एक विकल्प भी चाहिए और उनको ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए। क्या ऑर्गेनिक खेती पॉसिबल है? जैसे कविता जी ने उदाहरण के साथ रखा कि इस तरह की स्टडीज़ हैं कि ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़े, और ऐसी तमाम स्टडीज़ भी हैं जो कुछ विशेषज्ञ जानकार कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी उसी से आएगी, उसके बगैर भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके ज़रिए आप खेती कर सकते हैं। और भारत में तो इसका एक पूरा इतिहास रहा है पारंपरिक ज्ञान का खेती के मामले में। मैं आपके माध्यम से मैडम कविता जी, मैं एक्चुअली लेट जुड़ी हूँ तो मैं आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर से नहीं हो पाया, लेकिन आपकी बात में आपने जो कहा कि अनसाइंटिफिक रहा, जो मेरा कहने का था। देखिए, अभी जो आपने कहा कि किसानों का ये है कि हम लोग किस तरीके से पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें, और कविता जी का जो ऑर्गेनिक खेती का जो बढ़ावा देने की तरफ जोर की जो बात है, या पेस्टिसाइड्स को कंप्लीटली बैन करके सिंपली ऑर्गेनिक खेती की बात है। देखिए, ये समय है समेकित जीव प्रबंधन का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस समय हमें इंडिया का ओवरऑल इंडिया का कितना रिक्वायरमेंट है, और इंडिया और उसके अकॉर्डिंगली हम कितना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, वेदर वी विल बी एबल टू रियली meet those production targets. If this is a very, very straight and a very humble question that we also in our in-house deliberations, जब हम in-house deliberations करते हैं, because we have research programs running both for organic farming and also for our synthetic molecules kind of discovery of molecules kind of programs. So it is not that ki I'm pro pesticides or I'm pro synthetic molecules or I'm pro synthetic pesticide use. मैं बार बार अपने किसानों को जो एक बात कहती हूँ कि हमें बड़ा सवाल है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। अनिका जी मैं एक सेकंड लेना चाहूंगी। फूड सिक्योरिटी में अगर हम अनिका जी, मैं आपके माध्यम से अपने किसानों को, और हमारी मैडम कविता यहाँ बैठी हुई है, इंडस्ट्री के हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, मेरा एक स्ट्रेट हमेशा एक संदेश रहता है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जस्ट लाइक मेडिसिन्स आर यूज्ड बाय अस व्हेन वी आर सिक, that will make the difference. If a huge awareness at the rather than irresponsible, injudicious use of agrochemicals, that is the major culprit. This is where the problem is. हम लोगों के पास आयुर्वेदा भी है और हमारे पास एलोपैथी भी है, और हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दोनों चीजों का एक समेकित अपने लाइफ में प्रबंधन करते हैं। ठीक उसी तरह से वी हैव टू गो इन फॉर क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, एक बैलेंस, एक संतुलन बिठाने की जरूरत पर आप जोर दे रहे हैं। मैं एक बार डॉक्टर अजीत के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर अजीत, यहाँ बोला गया है कि इस साल इंडस्ट्री जो है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री 8 to 10% का ग्रोथ रजिस्टर करेगी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं, चाहे वो टिड्डियों का अटैक हो या इवन कोविड-19 को हम देख रहे हैं कि एक अजीबोगरीब तरीके का इन्फेक्शन है जो कि जिससे पूरा देश विदेश सभी त्रस्त हो गए, सब हिल गए। ऐसे में हमें जो ज़रूरत है इस वक्त, हमारी थाली में न्यूट्रिशन हो और न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी हो। जैसे कि डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हमें उन्हें भी एड्रेस करना है। तो आगे जो इंडस्ट्री है उसका किस तरह का रवैया रहेगा कि खाली फोकस प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी पर होगा या फिर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा? देखिए अनिका जी, पहले तो मैं आपको बात बताऊं, इस चर्चा में जो बैठा हूं मैं, मेरे लिए ये बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह के बयान आप लोग दे रही हैं, आप खुद दे रही हैं। मैं कविता जी की तो क्या बात करूं, उनका अपना एक एजेंडा है, उसको वो चला रही हैं। जो आप बात कर रही हैं कि ये ओपी पेस्टिसाइड है, ये बड़े खतरनाक है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, आप क्या बात कर रही हैं? आपको मालूम है ये रिपोर्ट्स हैं जो इसके साथ डिस्क्रिप्शन है, मैं उसी को पढ़ रही हूँ जो नोटिफिकेशन में
जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसको पढ़ रही आप हूँ, और बताइए, कहीं से जो भी आप जो भी नोटिस हर आप एक कौन से पेस्टिसाइड के साथ आप- जो डिस्क्रिप्शन संलग्न है मैं उसी को पढ़ रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब ये खतरनाक कौन से जी, बताएं, पेस्टिसाइड्स अपना पॉइंट खतरनाक रखें। हैं, और ये जो लिखा हुआ है उसमें, आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप ये पूछेंगी भाई ओपी पेस्टिसाइड्स लिखा हुआ है, जी। एसी फेड के केस में ओपी पेस्टिसाइड लिखा हुआ है, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का लॉ है कि ओपी पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहिए? अरे भाई, अगर आपको बैन करना है तो आप पहले लॉ बनाइए। आप ऐसे नहीं कर सकते ये पेस्टिसाइड्स ओपी है इसलिए बैन कर दिया जाएगा। देखिए, आप पहले रूल बनाइए, रूल के मुताबिक आप जो है उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन लेके रूल नहीं बना सकते हैं। आपने प्रोडक्ट बैन करने का प्रपोजल रख दिया, जी। बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, आप कहते हैं इसमें रिसर्जेंस की स्टडी होनी चाहिए, और उसी सांस में एसी फेड के बारे में कहते हैं कि भारतवर्ष में रिसर्जेंस का कोई रिपोर्ट नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं ये किसी वेबसाइट पर मिला है कि इंडोक्राइन डिसरप्शन करता है ये। अरे, आप साइंस की बात कर रहे हैं, आप साइंटिफिक ग्राउंड पर आप प्रोडक्ट्स को बैन करने जा रहे हैं, आप किसी किसी अजम्पशन पर नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है एंडोक्राइन डिसरप्शन कितने लेवल की स्टडी है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ईपीए ने ऑलरेडी एसी फेड पर लेवल 1 टायर 1 स्टडी करके ये प्रूव कर दिया दैट एसी फेड इज नॉट एंडोक्राइन डिसरप्टर। क्या आप पढ़ नहीं सकते उसको? आप वो वेबसाइट रेफर कर रहे हैं जो एक एनजीओ की प्राइवेट वेबसाइट है। भारत सरकार, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, सर ये गैजेट ऑफ और इंडिया ये- एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट ऑफ इंडिया का जो ये नोटिफिकेशन है उसमें जो तमाम जो ये पेस्टिसाइड्स हैं 27 उनके आगे जो डिस्क्रिप्शन है मैंने वहीं से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने रखी। बहरहाल जो ये टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, इसमें तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं और उन सब की अपनी अपनी चिंता है जो कि लाजमी है। इस पर हम और तफसील से और चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल वक्त की पाबंदी है इसलिए माफ़ी चाहूँगी, मुझे इस चर्चा को यहीं ख़त्म करना होगा और आप हमारे साथ बने रहिए आगे भी इस तरह की चर्चाओं में, ताकि किसानों को जो वो भ्रमित हो रहे हैं, जो परेशान हैं, उनको एक सही सोच, एक सही राह पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।